Hello everyone. Today we are seeing new chapter number 2, जीव जगत का वर्गीकरण. स्टार्ट करते हैं. सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं. वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे. इन प्रयासों में सजीवों के वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक मानदंडों का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था. उन्हें पादपों का सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था. ये जो साइंटिस्ट थे अरस्तू, उन्होंने पौधों को उनके आकारिक लक्षणों के आधार पर डिवाइड किया था, वृक्ष में, झाड़ी में और शाक में. जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर किया था. और प्राणियों का जो वर्गीकरण किया था वो आरबीसी, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया था. लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विपद पद्धति विकसित की गई थी. द्विजगत पद्धति जो है वो लीनियस के काल में विकसित की गई थी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए, जिसमें क्रम से प्लांटी, जिसे पादप बोलते हैं, और एनिमेलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था. इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटी ससीम केंद्र की एवं प्रोकैरियोटिक, जिसको हम असीम केंद्र की, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था. पादपों और प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान और सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था. इसी कारण अत्यंत लंबे समय में चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी. इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियाँ, ये विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी. अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं. पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूहों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहें. इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है. सन 1969 में R.S. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी. इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमिलिया. ये जो 5 जगत वर्गीकरण है वो दिया था R.S. व्हिटेकर. सन है 1969. कोशिका की संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की संरचना, प्रजनन, जाति वृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे. इस टेबल में हम देखेंगे इनमें डिफरेंस. जो 5 जगत है उसमें वो है हमारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. सबसे पहले कोशिका का प्रकार देखेंगे. मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक है, और जितने भी जगत हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सभी यूकैरियोटिक हैं. अब देखेंगे कोशिका भित्ति. मोनेरा में जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज रहित होती हैं. अमीनो अम्ल होते हैं इसमें, पॉलीसैकेराइड्स अमीनो अम्ल होते हैं. प्रोटिस्टा में कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है. फंजाई में होती है, इसमें ये सेलुलोज रहित होती है और काइटिन से बनी हुई होती है कोशिका भित्ति. प्लांटी में जो होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है और उपस्थित होती है कोशिका भित्ति. एनिमिलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है. अब देखेंगे केंद्रक की झिल्ली, यानी जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन. मोनेरा में नहीं होती है. प्रोटिस्टा में और जितने भी हैं फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, सभी में केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली है वो उपस्थित होती है. काय संरचना देखेंगे, बॉडी का स्ट्रक्चर. मोनेरा में कोशिकीय होता है, प्रोटिस्टा में भी कोशिकीय होता है. फंजाई जो है उसमें बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर और अदृढ़ ऊतक होता है. प्लांटी में ऊतक, अंग और ऊतक तंत्र, और इसमें भी ऊतक, अंग और अंग तंत्र या ऊतक तंत्र. पोषण की विधि देखेंगे. मोनेरा में जो पोषण की विधि है वो है स्वपोषी, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं तथा परपोषी भी हो सकते हैं, जो मृतपोषी और परजीवी. यानी जो मोनेरा है वो स्वयंपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं.
जो प्रोटिस्टा है वो भी स्वपोषी तथा परपोषी हो सकती है, लेकिन स्वपोषी में वो केवल प्रकाश संश्लेषी रहेंगे। फंजाई जो है वो परपोषी और परजीवी दोनों हैं। परपोषी में मृतपोषी और परजीवी। प्लांटी जो है वो स्वयंपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी। एनिमिलिया परपोषी, प्राणी समभोजी, मृतपोषी इत्यादि हो सकते हैं। प्रजनन की विधि देखेंगे। मोनिरा में जो है वो संयुग्मन, प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन एवं संयुग्मन, फंजाई में निषेचन, प्लांटी में भी निषेचन एंड एनिमिलिया में भी निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल जिसे फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे के साथ एकदम अलग थे। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थीं, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। सारे यूकैरियोट जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया था। अतः एक 60 जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोश के जीवों को बहुकोश के जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा शैवाल हैं। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी को हरित, पादपों जैसे स्वयंपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी हुई होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है। इसी सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोश के जीवधारों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, इनको साथ में रखा गया है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में अंतर परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासशील संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिक, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समस्याओं पर आधारित हो, बल्कि जातिवृत्तीय हो और विकासशील संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में हम वीटेकर पद्धति के अंतर्गत जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी और एनिमिलिया जो है वो हम अलग अलग चैप्टरों में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं मोनेरा जगत। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं सभी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, उसमें भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को अनेक प्रकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। सबसे पहला है कोकस या कोकाई, दूसरा जो बहुवचन है इसका कोकाई और सिंगुलर यानी एक वचन है कोकस। छड़ाकार जो है वो वैसिलस या वैशिलाई, कोमा के आकार के हैं जिसको हम बोलते हैं विब्रियो, और जो स्पाइरल है, सर्पिल आकार है, वो है स्पाइरेला। 4 प्रकार में बांटा गया है बैक्टीरिया को उनके देखने पे, कोकाई, वैसिलाई, स्पाइरेला एंड विब्रियो। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु उनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप में अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वयंपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं और अन्य जीवधारियों पर ऐसे मृत कार्बनिक पदार्थों पर इन पर निर्भर करते हैं।
अब इनको दो प्रकार में बांटा गया है। तो एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, आद बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र हेलीफॉर्म, हेलोफी, गर्म झरने, थर्मोएसिडोफिलस एवं उच्च कच्छ क्षेत्र जैसे मीथेनोजेंस उसमें पाए जाते हैं। लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने, कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं। आद जो बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। किससे ये डिफरेंस करते हैं? अन्य जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी तुलना में इसकी जो कोशिका भित्ति है उसको वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इसका। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मेथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय और भैंस के आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर में मीथेन का उत्पादन करते हैं। दूसरा है यू बैक्टीरिया। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कशाव या चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, उसमें हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वयं पोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय, क्लोनीय अथवा तंतु में अलवण जलीय, समुद्री तथा स्थलीय शैवाल हैं। इनकी क्लोनी प्राय जेलीनुमा आवरण की ढकी होती है जो प्रदूषित जल में भी बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं एनावीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नॉस्टॉक और जो एनावीना है वो पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा फिक्स करते हैं। ठीक है, ये है एक तंतुमयी शैवाल है नॉस्टॉक, जिसमें हेट्रोसिस्ट होता है या जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का कार्य करता है। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से एक अनेक मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादपों की जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसलों, फार्म, पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये जो फर्टिलाइजेशन करते हैं वो कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। माइकोप्लाज्म जैसे जीवधारी है, इसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्म प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। ये एक बैक्टीरिया है जो कैसे डिवाइड कर रहा होता है उसको बताया गया है। ये उसकी कोशिका झिल्ली है, जो बाहर है वो कोशिका भित्ति है और इसमें डीएनए का स्थानांतरण किया गया है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। इसको हम लैंगिक प्रजनन की विधि भी बोलते हैं बैक्टीरिया के अंदर। दूसरा जो है वो है प्रोटिस्टा जगत। सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। कौन आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर? एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर और यूकेरियोटिक। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजलेट, यूग्लिनॉइड, अपभंग कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कशाव और पश्चाप भी पाए जाते हैं। अलैंगिक एवं कोशिका संलयन युग्मनज बनाने की विधि के द्वारा ये लैंगिक प्रजनन करते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो 5 प्रकार हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनॉइड, अपभंग कवक एवं प्रोटोजोआ। अब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहला है क्राइसोफाइट।
इस समूह के अंतर्गत डायटम्स एवं सुनहरे शैवाल्स आते हैं। ये स्वच्छ जल में एवं लवणीय समुद्रीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में भी होते हैं और समुद्री पर्यावरण में भी होते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है जिस कारण से ये नष्ट नहीं होते। इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। जो मृत डायटम होते हैं वो कोशिका भित्ति के अवशेष छोड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सिलिका से बनी होती है जो आसानी से नष्ट नहीं होती है। करोड़ों वर्षों में जमा हुए अवशेष को डायटमी मृदा कहते हैं। कड़मे होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने के लिए तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। अब देखेंगे डायनोफ्लेजिलेट। डायनोफ्लेजिलेट जो है ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। समुद्री होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर ऐसे पीला, हरा, भूरा, नीला अथवा लाल ये दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डायनोफ्लेजिलेट्स में दो कशाब होते हैं, जिसमें एक लंबवत दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित रहता है। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्ट होता है। ये जो फ्लेजिला होते हैं एक लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरा ट्रांसवर्स होता है। प्राय लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोटक होता है, जिससे समुद्र का जल लाल लाल तरंगे जैसे दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या में जीभ से निकले जीव विष के कारण मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण है इसका गोनिया लैक्स। अब है थर्ड है युग्निलॉइड। युग्लिनॉइड इसमें अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाई जाती है, स्टैग्नेंट वाटर। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। इसमें जो कोशिका भित्ति नहीं होती उसकी जगह प्रोटीन युक्त पदार्थ की लेयर होती है, उसको वो नाम है पेलिकल, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है, फ्लेक्सिबल होती है। जिससे ये इनमें दो कशाब होती हैं। इसमें भी दो फ्लैजिला होती है, इसमें से एक छोटा होता है और एक दूसरा होता है वो लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर यह सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से युग्लिनॉइड में पाए जाने वाले रंग जो वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण है युग्लिना। फोर्थ है अपना अपवंक कवक। अपवंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिपेक्षण वायु के साथ होता है। और अपना फिफ्थ है प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परवच्छी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। अमीबिया प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल, नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं, यानी सूडोपोडिया की मदद से। इनमें समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबी परजीवी होते हैं। सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये है अपना डायनोफ्लेजिलेट का, गोनिया लैक्स एग्जाम्पल है इसका। सेकंड है युग्लिनॉइड का, इसमें जो लेयर है वो पेलिकल है जो कि फ्लेक्सिबल बनाती है इसको, उदाहरण इसका युग्लिना। थर्ड है ये है अपना अपवंक कवक का, इसमें प्रोटोजोआ होते हैं जो कि वायु के साथ प्रक्षेपण करते हैं। और ये लास्ट है पैरामीशियम का। कशाभी प्रोटोजोआ इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कशाब पाए जाते हैं। परजीवी कशाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण हैं जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी हो सकती है, उदाहरण ट्रिपैनोसोमा जो कि टिसी मक्खी के काटने से होता है। स्लीपिंग सिकनेस होती है इससे। पश्चिमाभी प्रोटोजोआ ये जलीय अथवा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पश्चिमा बेसिलिया पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा
यानी ग्रशिका होती हैं जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पछमावों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन ग्लेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण है पैरामीशियम। इसकी पूरी, हमने जो डायग्राम देखा उसमें उसकी पूरी जो लेयर थी उस पर सीलिया बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है अपना स्पोरोजोआ। इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने वाले बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें कुछ कुख्यात प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया परजीवी प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचने वाला प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है कवक या फंजाई जगत। परपोषी जीवों में कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत विभिन्नता होती है। आपने नम रोटी पर सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। सामान्य छत्रक, मशरूम बोलते हैं जिसे, अथवा कुकुरमुत्ता जिसको टोडस्टूल भी, ये भी फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे जो होते हैं वो परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोष के फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग जो है वो रोटी और बियर बनाने के लिए किया जाता है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ में किट रोग जो होता है वो पिक्सिनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक का निर्माण होता है, एंटीबायोटिक का निर्माण होता है पेनिसिलियम से। फंजाई जो होते हैं वो विश्वव्यापी हैं और ये हवा में, जल में, मिट्टी में, जंतु और पौधों सब जगह पाए जाते हैं। ये गर्म और नम स्थानों में भी सरलता से उगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया और फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। फंजाई जो होते हैं वो तंतुमयी होते हैं, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिकीय है इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है ईस्ट, जबकि फंजाई जो है वो फिलामेंटस होते हैं। ये लंबी पतले धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को हम कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु जो होते हैं वो सतत नलिका के आकार के होते हैं जिनमें बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिन्हें संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पटिये होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की। अधिकांश फंजाई जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। वे मृत वस्ट्रेटस से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, अतः उन्हें मृत जीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों अथवा जंतुओं पर निर्भर करती हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकती हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती है। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन और मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु के द्वारा होता है जिसे हम कोनिडिया कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु के द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो होता है वो निक्स्टांड ऊस्पोरा, एस्कस बीजाणु अथवा वेसिडियम बीजाणु के द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलन काय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। पहला है 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। इस क्रिया को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। जब दोनों के एक जो है वो चलायमान है और एक जो है वो रुका हुआ है, उनके प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है तो इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। जब 2 केंद्रकों का संलयन होता है तो उसे हम बोलेंगे केंद्रक का संलयन। न्यूक्लियस जब जुड़ते हैं तो न्यूक्लियस का संलयन होता है। युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कवक कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था N+N अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं और इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती हैं जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने और फलनकाय बनने की विधि को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं।
एस्कोमाइसिटीज़ में क्या होता है, वैसे नॉर्मली जो जो दो कोशिकाएं होती हैं वो जुड़ती हैं तो उनके न्यूक्लियस भी जुड़ जाते हैं और एक द्विकुड़ित अवस्था बनाते हैं, कोशिका बनाते हैं। लेकिन एस्कोमाइसिटीज़ में क्या होता है, जब दोनों न्यूक्लियस जुड़ने से पहले ही एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था आती है। इसमें n+n होता है और जब दो कोशिकाओं के केंद्रक जुड़ने से पहले की अवस्था होती है वो, फिर उसके बाद केंद्रक का युग्मन भी होता है और ये जो अवस्था आती है उसको हम बोलते हैं द्विकेंद्रक प्रावस्था। अब जो फंगस है उनको भी हम कई क्लासेस में बांटते हैं। फाइकोमाइसिटीज़ सबसे पहला है फाइकोमाइसिटीज़ जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम अथवा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल जो होता है वो अपटीय और बहुकेंद्रिक होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु के द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी अथवा भिन्न हो सकती है। एक जैसी होगी तो इसको हम समयुग्मकता बोलेंगे और यदि अलग अलग होगी तो अशम युग्मकी और विषम युग्मकी भी बोलेंगे। इसके सामान्य उदाहरण हमें याद रखने हैं। म्यूकर राइजोपस जो कि रोटी के कवक हैं और एक है एल्विगो। ये जो फाइकोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल हम याद रखेंगे RAM राम से, R से है अपना राइजोपस, A से है एल्विगो एंड M से है म्यूकर। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ ये सामान्यतः थैली फंजाई है, इसको हम बोलते हैं थैली फंजाई भी कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज़ एक कोशिकीय जैसे ईस्ट, सैकरोमाइसिस के अलावा ये बहुकोशिकीय जैसे पेनिसिलियम होती हैं। इसमें ईस्ट भी आता है जो कि एक कोशिकीय है और मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय में पेनिसिलियम भी आती है। ये मृतजीवी होते हैं, अपघटक परजीवी अथवा समलरागी पशु विष्टा उन पर उगने वाले होते हैं। कवक जो होती है वो जाल शाखित एवं पटीय होती हैं। अलैंगिक जनन जो होता है बीजाणु कोनिडिया के द्वारा होता है, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडिमिधर कहते हैं। ये बहिर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं और जब इससे पहले जो था वो अंतर्जातीय उत्पन्न हो रहे थे। कोनिडिया जो होता है वो अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं, अलैंगिक बीजाणु को कोनिडिया और अलैंगिक बीजाणु को एस्कस। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एशाई एक वचन एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं। इन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो एस्कोकार्प है। इसके कुछ उदाहरण है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा जो है वो उसका उपयोग हम कहते हैं जैव रासायनिक में और आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। न्यूरोस्पोरा जो है वो पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मोरिल और जो ट्रफल्स है वो खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। इसमें जो टोटल एग्जाम्पल्स हैं वो आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में ईस्ट, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, मोरिल एंड ट्रफल्स। नेक्स्ट है वेसिडियोमाइसिटीज़। वेसिडियोमाइसिटीज़ के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, वृक्ट फंजाई अथवा पफ बॉल है। ये मिट्टी में लट्ठे अथवा वृक्ष के डूंटों पर तथा सजीव पदार्थों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे किट्ट तथा कंड स्मट। कवक जाल शाखित होता है और पटीय होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं होते। लैंगिक जनन जो होता है वो कायिक जनन या खंडन विधि के द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है, लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना जो होती है वो द्विकेंद्रकीय होती है। इसमें अंततः वेसिडियम बनते हैं। वेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगैमी तथा मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 वेसिडियम बीजाणु बनते हैं। वेसिडियम बीजाणु जो होते हैं वेसिडियम पर बहिर्जातीय उत्पन्न होते हैं, ये भी एक्सोजीनस बनते हैं। वेसिडियम फलनकाय में लगे हुए होते हैं जिसे वेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं एगेरिकस मशरूम, ऑस्ट्रेलेगोकन एम्पिक्सिनिया किट फंगस के साथ साथ मशरूम, ब्रिक्ट फंजाई, पफ बॉल ये भी वेसिडियोमाइसिटीज़ में ही आ जाती हैं। नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ इसे प्राय अपूर्ण कवक भी कहते हैं।
इनकम्प्लीट फंजाई, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रावस्था ही ज्ञात हो पाई है। इस फंजाई की लैंगिक प्रावस्था की खोज हो जाती है तब उसे उचित वर्ग में रख दिया जाता है। अभी इसे केवल अलैंगिक और कायिक की ही वो हुई है प्रावस्था, लेकिन हमें जो लैंगिक प्रावस्था है उसकी खोज नहीं है, उसके बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए इसे उचित वर्ग में नहीं रखा गया। यह भी संभव है कि लैंगिक अलैंगिक कायिक प्रावस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो, उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया गया है, और लैंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनके अनुखंडों का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान की गई तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाला गया। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों की उचित प्रावस्था जैसे कि लैंगिक प्रावस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हें कॉनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं, और इसके कवक जाल जो होते हैं वो पटिया होते हैं और साकित होते हैं। इसमें कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन इनके अधिकांश सदस्य जो होते हैं वो अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये है ड्यूटेरोमाइसीटीज के एग्जाम्पल। आगे देखते हैं। पहले हम ये जो डायग्राम रह गए ये डायग्राम देखेंगे। सबसे पहला जो डायग्राम है वो है म्यूकर का। ये है म्यूकर का डायग्राम। और जो राइजोपस और म्यूकर जो होते हैं वो रोटी पर उगने वाले कवक हैं। नेक्स्ट जो है वो एस्परजिलस का डायग्राम है, एस्कोमाइसीटीज में आता है, और ये है अगेरिकस का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पादप जगत या प्लांटी किंगडम। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकेरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीवों को पादप जगत कहते हैं। इसमें कुछ पादप जैसे कीट, बच्ची, पौधे और परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। व्लेडर वर्ड और वीनस फ्लाईट्रैप, कीट बच्ची पौधों के, और अमर वेल जो होते हैं वो परजीवी का उदाहरण है। कीट बच्ची पौधे हैं दो, ब्लेडर वर्ड और वीनस फ्लाईट्रैप। जो अमर वेल है वो परजीवी है जिसको हम कस्क्यूटा भी बोलते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत रूप से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसको भी जो प्लांटी जगत है उसको भी हम बांटते हैं, जैसे कि शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर, एंजियोस्पर्म, इन सब में बांट देते हैं। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद अथवा अगुणित युग्मकोद्भिद होती हैं। गैमिटोफाइट अवस्था आती है। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित और द्विगुणित प्रावस्थाओं की लंबाई और ये प्रावस्थाएं मुक्त जीवी हैं अथवा दूसरों पर निर्भर करती हैं के अनुसार विभिन्न होती हैं। युग्मनज जायगोट में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्मक में नर तथा मादा युग्मकोद्भिद पर बनते हैं और ये संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से फिर से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रकार प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट इसके आगे वाले थर्ड चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। वह जंतु जगत एनिमेलिया किंगडम, ये भी एक अपना पूरा नया चैप्टर है। इस जगत के जीव विषम पोषी यूकेरियोटिक हैं और जो बहुकोशिकीय हैं और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी श्रम, पोषण अथवा भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। इनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संयुग्मन से होता है और बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों के हम नेक्स्ट चैप्टर जो फोर्थ चैप्टर है उसमें हम एनिमेलिया किंगडम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विषाणु, वायरस, वायराइड, प्रोशंक को हम प्रियन भी बोलते हैं, और लाइकेन, ये क्या होती है इनको देखेंगे। तो जो व्हिटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन और अकोशिकीय जीवों जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रियन का उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी संक्षिप्त परिचय हम आगे देखेंगे।
हम सभी कभी ना कभी जुकाम से, फ्लू से ग्रसित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिकीय जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेज़बान कोशिका को मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेज़बान को मार देते हैं। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैले तरल। डिमित्री इवानोवस्की 1892 ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। डिमित्री इवानोवस्की ने, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया के से भी छोटा होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर जो होता है ना, उससे भी निकल जाते हैं। फिर M.W. वेजेरिनेक जो थे, उन्होंने वो आए 1898 में। उन्होंने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे को रस अथवा स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम होता है। उन्होंने इस रस जो तरल पदार्थ है उसको बोला कंटेजियम वाइनम फ्लूडियम, संक्रामक जीवित तरल का नाम कहा M.W. वेजेरिनेक ने। W.M. स्टानले जो कि 1935 में आए, उन्होंने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होती है। वे अपनी विशिष्ट मेज़बान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं और वायरस जो होते हैं वो अविकल्पी परजीवी हैं। कोशिका के बाहर ये निष्क्रिय हैं, लेकिन जैसे ही कोशिका के अंदर इंटर करते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं और अपना वर्क करने लग जाते हैं और सारी कोशिका की जो एनर्जी है वो खुद की ग्रोथ में ले लेते हैं। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होते हैं और जो आरएनए भी हो सकते हैं अथवा डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते। अब हम सोचें कि आरएनए भी है, उसके अंदर डीएनए भी है, दोनों एक साथ नहीं होंगे। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। इसके अंदर की जो न्यूक्लियस प्रोटीन है और इसका जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए वो संक्रामक होता है। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी अथवा वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। पादप जो प्लांट में जो वायरस होते हैं उनमें सब में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और जो ह्यूमन के अंदर या फिर जंतुओं में जो वायरस होता है, एनिमल्स में जो वायरस होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड वाला आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्राय दोहरी लड़ी वाला डीएनए वायरस होता है। सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। ये है टोबैको मोज़ेक वायरस का है। जो बाहर इसको जो आरएनए को जो बाहर घेरे हुए हैं वो है कैप्सिड, जो कि इकाई यूनिट होती है वायरस की। और जो जीवाणु भोजी का ये है, इसमें एक हेड होता है और ये कॉलर होती है। आच्छाद जो है वो बॉडी है और एक तंतुपुच्छ होती है। टोबैको मोज़ेक वायरस का है और ये बैक्टीरियोफेज का है। बैक्टीरियोफेज है, उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड वाला डीएनए वायरस होता है। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। जो प्रोटीन का जो आवरण था वो जो डीएनए को कवर, आरएनए को कवर किया हुआ था, वो है कैप्सिड। और ये छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटी कोशिक या कैप्सोमियर कहते हैं उनसे बना हुआ होता है। कैप्सिड बना होता है कैप्सोमियर से, इससे मिलकर बनता है। कैप्सिड जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटी कोशांग कुंडली अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना अथवा कुंचन, पीला होना, सिरा स्पष्टता, बोना होना, ये सभी अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। वायरॉइड क्या होते हैं? वायरॉइड जो होता है वो सन 1971 में 1971 में टीनो डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरॉइड से भी छोटा था। जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। वायरॉइडों में आरएनए अथवा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं इसका अभाव होता है। इसमें आरएनए नहीं होता और प्रोटीन आवरण जो कैप्सिड्स होता है वो नहीं होता, इसलिए है वायरॉइड के नाम से जाना जाता है। वायरॉइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है। इसका जो आरएनए होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी कम होता है। प्रोशंक या प्रियॉन। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां
असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा पोषित पाई गई। इन कारकों के कारण वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोषंग कहा गया है। प्रोषंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां जो है वो है वोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मैड का रोग कहा जाता है, और मनुष्यों में इसका जो सामान्य प्रकार है वो है जैवक रोग या क्रूड्सफेल्ड जैवक डिसीज। ये है न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं जो कि संक्रामक रोग है एक तरीके से, जो एक इंसान से इस दूसरे उसमें फैलती है, एक जीव से दूसरी जीव में फैलती है। लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक के सहजीवी सहवास अथवा पारस्परिक उपयोगी सहवास हैं। शैवाल घटक को शैवलांस और जो कवक का घटक है उसको माइकोवायंट या कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वयंपोषी अथवा परपोषी होते हैं। शैवाल घटक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है, और कवक जो है शैवाल के लिए आश्रय देता है, शेल्टर देता है, और खनिज और जल का अवशोषण भी कवक करता है। इसका इतना सहवास जो होता है वो इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो ये अनुभव लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन जो होता है प्रदूषण के बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं, और ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। अब सारांश देखेंगे। सारांश में सरल आकार के लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों का वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। बाद में लीनियस ने सभी जीवधारियों को प्लांटी और एनिमिलिया में रखा था, जगत में वर्गीकृत किया गया था। विटेकर ने इसके बाद बृहद 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति का प्रस्ताव किया। ये 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया आ जाते हैं। और 5 जगत वर्गीकरण की प्रमुख मानदंड कोशिका की संरचना, दैहिक संगठन क्या थी, कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बॉडी का संगठन कैसा है, पोषण और प्रजनन की विधि तथा जाति वृत्तीय संबंध के आधार पर यह 5 जगत वर्गीकरण में विभाजित किया गया था। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया जो विश्वव्यापी है। इनमें उपापचयी संबंधी विविधता अत्यंत बहुत बृहद है। बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वयंपोषी अथवा परपोषी होती है। प्रोटिस्टा जगत में आते हैं क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्निलॉइड और अपवंग कवक, और प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। प्रोटिस्टा जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनमें प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से होता है। फंजाई जो होते हैं वो फंजाई जगत की संरचना तथा आवास में बहुत विभिन्नता होती है। अधिकांश कवक में मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है। इनमें लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है। इस जगत के अंतर्गत 4 वर्ग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, वेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज आते हैं। प्लांटी पादप जगत में भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो सभी प्लांटी जगत में आते हैं। पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी युग्मकोद्भिद और बीजाणुबुद्ध में एकांतरण होता है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट्स, इनमें एकांतरण होता रहता है। परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव हैं जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, उन्हें एनिमिलिया किंगडम में शामिल किया गया है। इन जीवों में पोषण प्राणी सम होता है, इनमें प्राय लैंगिक जनन होता है। कुछ अकोशिकीय जीव जैसे वायरस और वायरॉइड एवं लाइकेन को वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया है। थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो प्लांटी किंगडम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।